यहाँ तक तो क्लियर है। हम सभी लोगों ने पढ़ रखा था कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी में क्या होता है कि उसमें रूल रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स, इन सारी चीज़ों को दिया होता है जिसके आधार पर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि बुक कीपिंग प्राइमरी लेवल होता है और अकाउंटिंग सेकेंडरी लेवल होता है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक होता है और अकाउंटिंग समराइजिंग से स्टार्ट होता है। जहाँ बुक कीपिंग एंड होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था पिछले क्लास में, राइट। इसके बाद पढ़ा था कि बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ मेंटेन करते हैं और इसको सीनियर और एक्सपर्ट जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं। बुक कीपिंग क्लरिकल लेवल का होता है और ये तुम्हारा एनालिटिकल लेवल का होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा था। उसके बाद अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का डिफरेंस भी पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स। ये अकाउंटिंग बनाते ही क्यों है, क्या पर्पस है। तो सबसे पहला बता रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। और सबसे पहला है कीप्स, लिखा है कीप्स, एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। हाँ, कीप्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो अकाउंटिंग का मेन पर्पस है कि हमारे बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहा है, उसका सही सही तरीके से रिकॉर्ड करना, उसके बुक को सही तरीके से रखना, ताकि हम बाद में कभी भी जरूरत पड़ने पर उसको देख करके समझ सके कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है और क्या हुआ था। ठीक है, तो कीप्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो मेन ऑब्जेक्टिव कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटरप्राइज। ये बात हमेशा ध्यान रखो, हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, नॉन फाइनेंशियल का कभी नहीं होता। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज फर्दर क्लासिफाइड। फिर जब रिकॉर्ड करता है उसके बाद कह रहा है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी रिकॉर्ड करने के बाद लेजर बनाते हैं, and summarized in the form of financial statement, that is income statement and balance sheet. Income statement means होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट। और उसके बाद बैलेंस शीट। तो सबसे पहला उद्देश्य है अकाउंटिंग का कि हम बिजनेस में होने वाले जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसका हम कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकें, उसको हम रिकॉर्ड करें, फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं लेजर में, फिर समराइज करते हैं इनटू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। तो पहला उद्देश्य पूरा हुआ हमारा कि क्यों बनाते हैं, ताकि अकाउंटिंग बनाने से हम अपने बिजनेस का सारा लेखा जोखा एक अच्छी जगह पर अच्छे से बुक में सही और साइंटिफिक वे में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में कभी भी इसकी जरूरत हो तो हम देख सकते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। वाह, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों का एग्जाम होता है और आप लोग चाहते हो कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी पता चल जाए, ठीक उसी तरह एक बिजनेसमैन साल भर तक एग्जाम देता है, मीन्स साल भर तक हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, खूब खरीद बिक्री करता है, प्रचार प्रसार कराता है, लोन लेता है, घर से पैसा लगाता है, लोगों को अपॉइंट करता है, तमाम एक्टिविटी करता है ताकि उसका बिजनेस बहुत अच्छे से डेवलप हो, ग्रोथ हो। तो इतना काम करने के बाद वो जानना चाहेगा कि उस व्यवसाय में जो इतना हाथ पांव वो मार रहा है उसके बदले में उसे कुछ मिल रहा है या नहीं। तो वो प्रॉफिट या लॉस जानने की कोशिश करेगा। तो प्रॉफिट या लॉस हमें तभी पता चल सकता है जब हम बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के प्रॉपर मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि पहला ऑब्जेक्टिव था कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, तो इसी को रिकॉर्ड करने से हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तभी हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो दूसरा मेन उद्देश्य अकाउंटिंग का ये भी है कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता कर सकते हैं, इसीलिए बनाते हैं। तो कह रहा है अकाउंटिंग हेल्प्स इन ascertaining the profit generated or loss suffered in the business
during an accounting period. This is done by preparing trading account and profit and loss account. तो कैसे प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर पता चलता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब कह रहा है आगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाता है। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा सा डिटेल कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ पर्पस या ऑब्जेक्टिव देखना था। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, तो हम लोग अकाउंटिंग क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि हम बिजनेस का प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ या कितना लॉस सफर हुआ उस अकाउंटिंग पीरियड में ये पता कर सके, सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव है। यहाँ जो आगे लिखा है दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो यहाँ तक भी मान लिया, ठीक है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर हमको नेट प्रॉफिट का पता चलता है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि कितना एक नेट हमारे पॉकेट में आया और उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिर्फ इतना पता चलता है। अब आगे इसी में कह दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है जिसकी जरूरत यहाँ नहीं थी, क्योंकि आगे पढ़ना ही। फिर भी कह रहा है दैट ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर क्या पता चलता है? हमको ग्रॉस प्रॉफिट का जानकारी होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से हमें क्या पता चलता है? रिवील्स नेट प्रॉफिट, that is ultimate profit of the firm after meeting all operating and non-operating expenses. So now second objective is clear. Third objective is saying depicts financial position of the business. Financial position of the business का मतलब होता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देखने से हमें ये पता चलेगा, तो बैलेंस शीट में दो साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लायबिलिटी साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को एसेट साइड कहते हैं। एसेट्स यानी प्रॉपर्टी और लायबिलिटी मींस कर्ज। जो दूसरे का हमारे यहाँ बाकी है वो लायबिलिटी, और हमें जो दूसरों से लेना है या हमारा खुद का है वो हमारा प्रॉपर्टी हुआ, एसेट्स हुआ। तो हमें बैलेंस शीट बनाने से फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? अकाउंटिंग बनाने पर। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, लेखा पढ़ी जो भी है बिजनेस का ट्रांजैक्शन को प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं, तो उसी के आधार पे हम लोग जनरल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट देखने से कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि इस फर्म में इस बिजनेस का एक पर्टिकुलर डेट को कितने रुपए का कुल कर्ज है और कितने रुपए का इसके पास एसेट्स है, संपत्ति है या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें एक लायबिलिटी और कैपिटल होता है। तो हम पिछले साल के बैलेंस शीट से और इस साल के बैलेंस शीट में कंपेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है ईयर बाय ईयर या डिक्लाइन हो रहा है। तो देखो यहाँ लिखा है द बैलेंस शीट इज आल्सो prepared to know the financial soundness of the business. बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? To show the financial soundness of the business. It depicts यानी वर्णन करता है the position of assets, liabilities and capital of the proprietor. Proprietor means होता है owner. So ओनर के पास कितने रुपए की कैपिटल उसका है अपना, कितने रुपए की लायबिलिटी। लायबिलिटी में जो दूसरों से उधार लिया हुआ है, दूसरों का कर्ज है, दूसरों को देना है वापस। और एसेट्स यानी बिजनेस का अपना प्रॉपर्टी कितना है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है। तो हम लोग अकाउंटिंग इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ईयर के लास्ट में पता कर सकें। राइट, अब आते हैं हम लोग, जैसे कि इसको कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ो। It further exhibits का मतलब आगे और भी चीजें बताता है इसमें। क्या? पहला द अमाउंट ऑफ मनी रिसीवेबल फ्रॉम डेटर, यानी ये हमें बताता है फाइनेंशियल पोजीशन कि हमको कस्टमर से कितना पैसा अभी लेना है। डेटर का मतलब होता है, डेटर मीन्स होता है कस्टमर, वो कस्टमर जिसको कि हमने गुड्स उधार बेच रखा है। ठीक है,
तो जिस कस्टमर को हमने गुड्स उधार बेचा उसको कहते हैं डेटर्स। तो ये क्या बताता है फाइनेंशियल पोजीशन? अमाउंट ऑफ मनी रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। समझ में आया? और क्या बता रहा है दूसरा पॉइंट? अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? तो जब हम किसी से गुड्स उधार खरीदेंगे, जब हम किसी सप्लायर से गुड्स उधार खरीदेंगे तो वो सप्लायर हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। तो कह रहा है अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर। अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर का मतलब कितना रुपया हमें अभी पेमेंट करना है। ठीक है, अभिनव आपको कुछ छूट गया है? सर सेकंड वाला एक बार बता दीजिए। सेकंड सर एक बार सेकंड वाला बता दीजिए। अच्छा, एक मिनट। सेकंड वाला ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये वाला? यस सर। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का पहला जो ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, तो पहला था कि टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन और सौदे हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसका सही तरीके से रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्डिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज नोन एज जर्नल। फिर उसके बाद क्लासिफाई करते हैं या पोस्ट करते हैं टू लेजर। हाँ, फिर लेजर बनाते हैं। फिर समराइज करते हैं इनटू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्टीज होते हैं, दो चीजें होती है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो पूरा होता है कि हम क्यों बनाते हैं। हम अगर बिजनेस स्टार्ट किए तो हमें जरूरी है ना कि हम डेली क्या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किसको उधार बेचे, किससे उधार लिया, किसको सैलरी देनी है, किसको भी दे चुके सैलरी, किसको वेजेस दे चुके, किसको देना है। छोटा सा छोटा हर एक बिजनेस का ट्रांजेक्शन, हाँ, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए, ताकि हम फ्यूचर में उस बुक को देखें तो हम समझ सके। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। जैसा कि मैंने बताया, हर एक बिजनेसमैन जब साल भर तक मेहनत करता है, बिजनेस करता है, अपने घर से पूंजी लगाता है, जिसे कैपिटल कहते हैं, घर से जो जमा पैसा पूंजी अपना बिजनेस में लगाता है उसे पूंजी यानी कैपिटल कहते हैं इंग्लिश में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। तो कैपिटल लगाता है, प्लस खुद भी मेहनत करता है, लोगों को भी अपॉइंट करता है अपनी दुकान पर, बिजनेस में, और खूब प्रचार प्रसार करता है, इन्वेस्टमेंट करता है तमाम तरीके का। तो इतना मेहनत करने के बाद वो चाहेगा ना कि ईयर के लास्ट में उसे क्या मिल रहा है, उसके हाथ में क्या आ रहा है, ये जानने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को जानने के लिए अकाउंटिंग बनाता है, ताकि उस अकाउंटिंग से उसको उस साल का प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। ठीक है, तो वह कह रहा है कि अकाउंटिंग हेल्प्स इन ascertaining the profit generated or loss suffered in the business during an accounting period। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? इससे अंदर बाकी नोट्स में लिखा है, आप देख सकते हो। तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट, जो भी पढ़ रहे थे हम लोग। तो बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक होता है लायबिलिटीज साइड और एक होता है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में दो चीजें दिखाई जाती है, कैपिटल एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में दो चीजें दिखाई जाती है, कैपिटल एंड लायबिलिटी, और एक राइट हैंड साइड जो होगा वो एसेट साइड होता है। ठीक है, एसेट्स यानी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, और लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज। तो लायबिलिटी दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो होता है जो व्यवसाय का ओनर, बिजनेस का ओनर जो होता है, यानी बिजनेसमैन अपने घर से जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं, और उसी कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। क्यों? कि अगर बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस को बंद करना है, तो बिजनेस बंद करते समय ओनर ने जो पैसा लगाया है वो पैसा उसे वापस लौटाना होता है। यानी एक तरीके से बिजनेस फर्म के लिए कैपिटल भी कर्ज हुआ। ठीक है, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है अपने घर से, तो उसे कैपिटल कहते हैं, इसे इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होता है जो एक बिजनेसमैन किसी आउटसाइडर, बिजनेसमैन यानी फर्म और आउटसाइडर के बीच में होता है। जैसे फर्म ने गुड्स उधार खरीदा,
तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, क्योंकि फर्म को पैसा पेमेंट करना है, लेकिन किसको पेमेंट करना है, आउटसाइडर को, इसलिए ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। ठीक है, तो लायबिलिटीज में दो तरीके की लायबिलिटी हो गई, कैपिटल और लायबिलिटी। कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं और केवल लायबिलिटीज है तो वो एक्सटर्नल है, जो पेबल टू आउटसाइडर। एसेट्स में आते हैं। हाँ, अब जब एसेट साइड में आएंगे तो एसेट्स में भी दो तरीके के एसेट्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारा है, सब अभी सिंपल से समझेंगे। एसेट्स यानी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस दो तरीके का होता है, एक होता है करेंट एसेट्स और एक होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, मोटर कार हो गया, ये सब फिक्स्ड एसेट्स है, यानी जिसको कि बिजनेसमैन काफी साल तक यूज करता रहेगा अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स। और करेंट एसेट्स वो होता है जैसे जिस जिसमें डील करता है, जैसे गुड्स, सामान, जिस चीज में खरीद और बिक्री करता है, ये हो गया, कैश हो गया। जो करेंट का मतलब कि एक साल के अंदर में जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और जिससे पैसा कैश में रियलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। और नॉन करेंट एसेट्स वो होता है जो कि कई साल तक हम यूज करते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन देखने से ये पता चलता है कि कितना पैसा हमें दूसरों से लेना है, ये एसेट्स होगा, और कितना पैसा हमें दूसरे को देना है, ये लायबिलिटी होगा। तो नीचे कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। पहला, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। तो मैंने बताया कि डेटर्स क्या होता है, डेटर एक तरीके से कस्टमर होता है। कौन सा कस्टमर, जिसको कि हम गुड्स उधार बेचते हैं। when we sell goods on credit to a customer, then customer will be known as debtor। तो हमें बैलेंस शीट देखने से पता चलता है कि कितना पैसा हमें डेटर से लेना है। दूसरा आते हैं अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर का दूसरा नाम होता है सप्लायर। सप्लायर, सप्लायर का मतलब कि जिससे हमने गुड्स उधार खरीदा वो क्रेडिटर हो गया। तो लायबिलिटी देखने से ही पता चलेगा, बैलेंस शीट देखने से, कितना पैसा क्रेडिटर को पेमेंट करना है। तीसरा बता रहा है पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम खरीद और बिक्री करते हैं। अगर से वो गुड्स हमारे पास बिना बिका हुआ, बिना यूज किया हुआ अगर बचा है, तो उसे हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। क्योंकि इन्वेंट्री और स्टॉक में थोड़ा बहुत अंतर है टेक्निकली, हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब ये बताता है बैलेंस शीट कि हमारे पास इस समय कितने रुपए का गुड्स बिना बिका हुआ बचा है, कितने रुपए का रॉ मटेरियल बचा हुआ है, कितने रुपए का ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा है लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तो कितना रुपए का जो अनयूज्ड गुड्स, फिनिश्ड रॉ मटेरियल्स और प्रोसेस वाला है, इससे हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, अभी मैंने एग्जांपल लिया, बैलेंस शीट देखने से पता चलेगा कि आज के डेट में, ईयर के लास्ट में, आज के डेट में कितने रुपए का मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब पता चलेगा। तो यही है। अब चौथा बता रहा है पोजीशन ऑफ लोन एंड कैपिटल। ये लायबिलिटी साइड में आता है लोन और कैपिटल। ये देखने से पता चलता है कि कितना रुपए का लोन हमने ले रखा है, यानी आज के डेट में हमें कितने रुपए का लोन पेमेंट करना है और कितना रुपया कैपिटल है। तो अकाउंटिंग बनाने से हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। क्या चीज था, डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसमें देखकर हम ये बता सकते हैं कितना रुपया हमें डेटर से लेना है, कितना सप्लायर को पेमेंट करना है, क्रेडिटर को कितने रुपए का फिक्स एसेट्स है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, कितना रुपए का हमने लोन ले रखा है, कितने रुपए का ओनर का कैपिटल है हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। फोर्थ पे आते हैं तो फोर्थ में क्या लिखा है, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस के एक्टिविटीज को सही ढंग से करने के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस डिसीजन लेने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी लोग करते हैं वो मैनेजमेंट के बॉडी होते हैं। और मैनेजमेंट अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए समय समय पर पॉलिसी बनाता है, डिसीजन लेता है। तो वो डिसीजन लेने का आधार क्या होता है? आपका अकाउंटिंग रिपोर्ट होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, जिसको देख करके पता चलता है कि आपका बिजनेस इफिशिएंटली चल रहा है या नहीं, आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो कितना परसेंट, नहीं कमा रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है। इन सारी चीज़ों का पता हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चलता है, जो कि अकाउंटिंग के माध्यम से बनाते हैं। तो अब ये रिपोर्ट जो होता है, हम लोग जब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो ये नेट पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को उठाकर मैनेजमेंट को सौंपा जाता है, ताकि वो इसको देखकर उस पर रिसर्च कर सके, एनालिसिस कर सके कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, इसमें आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्टस या पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की तो आगे हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो 10 मिनट में आपका क्लास ही ओवर हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा, ध्यान दो आप लोग। तो फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट, ये समझ में आया कि मैनेजमेंट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल। बेटा आप बोलो नहीं पीछे से, ऐसे बहुत से बच्चे दे ही नहीं रहे। तो कह रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर एक्सरसाइज साइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल। तो मैनेजमेंट को क्या जरूरत होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके और इफेक्टिव कंट्रोल कर सके। Accounting provides this information to the management. So this is another objective which fulfills by preparing the accounting. पांचवा ऑब्जेक्टिव्स कह रहा है provides accounting information to the users. अब यूजर इसके कितने होते हैं? दो तरीके के होते हैं, लेटर आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इसमें नाम कुछ दिया है एंड यूजर, जो कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं जब से पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में। एंड यूजर्स के बारे में कई बार हमने बताया है। The end users of accounting information are shareholders, debenture holders, bankers, financial institutions, creditors, etc. They analyze and interpret the financial statement to suit their objectives. This information is provided to the users by accounting. तो जो भी users है accounting के, जितने स्टेक होल्डर्स है, अलग अलग पर्सन को एक फर्म से अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहता है, तो उनके अनुसार ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके उनको प्रोवाइड किया जाता है, और ये सिर्फ अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है हेल्प इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म का मतलब और इंट्रा फर्म, दो फर्म होता है। इंट्रा का मतलब होता है, अगर आ लगा इंट्रा मतलब अपने ही फर्म का पिछले साल से इस साल का तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है इंटर फर्म। इंटर फर्म का मतलब होता है कि जिस चीज का बिजनेस हम कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा भी बिजनेसमैन वही बिजनेस कर रहा है, तो हम उसका भी फाइनेंशियल रिपोर्ट अपने पास रख के और अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट अपने पास रखकर हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस उसके बिजनेस से अच्छी चल रही है या खराब चल रही है। तो दिस इज व्हाट हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। और इंटर फर्म कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे। तो अकाउंटिंग इसलिए भी बनाते हैं कि हम अपने बिजनेस की तुलना दूसरे बिजनेस से कर पाते हैं कि हमारा बिजनेस दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कह रहा है मैनेजमेंट एंड अदर एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन मेक कंपैरिजन ऑफ फर्म विद सिमिलर फर्म्स बाय एग्जामिनिंग द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंटिटी का मतलब बिजनेस फंक्शन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में कैसा है। तो जिसे कहते हैं हम लोग इंटर फर्म कंपैरिजन, और इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू अकाउंटिंग। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बोलिए भाई।
9 स्टूडेंट, 10 यस सर। नितेश आ गया? यस सर। आदर्श? यस सर। आदर्श को भी आ गया। अभिषेक सिंह? अभिषेक सिंह अपनी आवाज माइक्रोफोन ऑफ किया। ऑफ है तो वो ऑन करेंगे ना। ऑन हो गया अभिषेक? यस। हाँ बताइए, अभी ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़ा, वो समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग बनाने का उद्देश्य क्या है? अच्छा ठीक है। अथर? अथर आप बताइए। अथर अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए अथर। यस सर, आ रहा है समझ में। जो नहीं आएगा, नोट्स जो पीडीएफ भेजा है आप उससे पढ़ते रहो, उससे नोट्स बनाते रहो। सभी लोग नोट्स बनाने में कमी नहीं करना। यस फिर बाद में डिस्कशन रह जाएगा यस दोबारा से, सर। ठीक है? ये बाद में लिखना यस पड़ेगा तो सर। दिक्कत होगा। गुड। श्यामली गुप्ता? श्यामली गुप्ता? श्यामली गुप्ता आप बताइए। श्यामली नहीं बताइए भाई, आपका अनम्यूट बता रहा है यहाँ से। ये बताइए कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? श्यामली आज कौन सा टॉपिक पढ़ा भाई बताइए। 6 ऑब्जेक्टिव्स। सिद्धार्थ सिंह? सिद्धार्थ जल्दी बोलिए, देखो 3 मिनट में ओवर हो जाएगा। मैं हाँ तो यहाँ से फिर अच्छा रुको, मैं सबका अनम्यूट कर दे रहा हूँ। मैं अपने आप से कर सकते हो आप लोग, मैंने आप लोग को अलाउ किया है। चलिए मैं सबका अनम्यूट कर दिया, लेकिन अभी भी उन लोग का देखो म्यूट बता रहा है। मैंने अनम्यूट कर दिया, फिर भी अपने पास से करना है। उनके पास राइट हैंड साइड में होगा, देखो रेज हैंड करके या कुछ ये अनम्यूट और म्यूट लिखा होगा। आप आगे से कंटिन्यू करिए सर। हाँ देखो अभी 2 मिनट में ये हो जाएगा। आगे से कंटिन्यू। हाँ नहीं कंटिन्यू तो हम करें, लेकिन अभी खत्म हो जाएगा 3 मिनट में। अब आगे टॉपिक है एडवांटेजेस और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। हेलो, हाँ ध्यान दो जो बता रहे हैं। 1 मिनट। यस सर बोलिए। हाँ ये कह रहे थे कि आप सभी लोग एडवांटेजेस और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के आप लोग बुक से अच्छे से पढ़ लो। पहले पीडीएफ फाइल जो भेजा है ना, घर पे पढ़ लो। ताकि देखो हम लोग क्या है, थ्योरी पोर्शन है और सब लोग बीच में कनेक्ट हो रहा है तो टाइम लग रहा है, दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। सभी लोग इसको पढ़ लो, एडवांटेज और लिमिटेशन। कल हम लोग इसी दोनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम पूछेंगे भी कि आप लोग क्या समझे, नहीं आएगा तो फिर मैं खुद बताऊंगा, ठीक है? आप लोग के लिए होमवर्क यही है, एडवांटेज और लिमिटेशन जो दिख रहा है आपको, आप सभी लोग पढ़ के अच्छे से समझ के रखोगे, नोट्स बना लोगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा जिस पॉइंट में, जिस टॉपिक में, हम लोग कल डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक पर, ताकि वो हमारी समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़े रहेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके ओके ठीक है। ओके थैंक यू सर। वेलकम।